वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इन्वेस्टमेंट पे तमाम बातें करने के लिए आनंद रांची प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज़ अजीज़ जुड़ गए हैं। फिरोज़, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और फिरोज़, आज हम जो है चर्चा की शुरुआत बहुत ही अनोखे टॉपिक के साथ करने वाले हैं, क्योंकि जो अमीर भारतीयों के बच्चे हैं ख़ास तौर से, वो विदेशों में जो है वो पलायन कर चुके हैं और वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बात की जा रही है एक ख़ास इन्वेस्टमेंट स्कीम की, जिसके ज़रिए जो अमीर भारतीय हैं, रेसिडेंसी और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए वो विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं और उनका फोकस इन विदेशी जगहों पर हो गया है। तो सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है कि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं या जो ट्रेंड बाहर निकल कर आ रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है और इसे कैसे देखा जाए, इसे क्या समझा जाए? कविता जी, काफी सारे इंडियंस, स्पेशली रिच इंडियंस जैसे आपने कहा, वो अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल सिटीजन बनने के चक्कर में दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप लेते हैं। सिटीजनशिप लेने के काफी सारे जरिए होते हैं, बट काफी कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज भी सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट्स के आधार पे देती हैं। और यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में ये स्कीम होती है कि अगर आपने पैसे लगाए उनके देश में, तो आपको सिटीजनशिप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और काफी कम देशों में तो ऑलमोस्ट गारंटीड से हो जाती है इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे लगाते ही। इंडियन रुपीज में 5 से 15 करोड़ की अमाउंट लगाने पे आपको काफी सारे देशों की सिटीजनशिप मिल सकती है। इसमें मकसद बहुत सारे होते हैं लोगों के। एक ट्रैवल के लिए पासपोर्ट्स, पासपोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको ट्रैवल की सुविधा आसानी हो जाती है। जैसे इंडियन पासपोर्ट में थोड़े कंट्रीज में आपको वीजा ऑन अराइवल होता है, थोड़े कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर पासपोर्ट इज कंसिडर्ड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड। जो मोबिलिटी होती है वो एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। टैक्स एफिशिएंसी दूसरा कारण होता है। लाइफस्टाइल, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन, ये सब कारण की वजह से काफी सारे अमीर भारतीय आकर्षित हो जाते हैं ये ग्लैमर देख के। तो मुझे ये समझाए फिरोज़, ये कौन कौन सी जगहों की हम बात कर रहे हैं जो इस तरह से रेसिडेंसी की ऑफरिंग्स करती हैं और जो इस तरह के निवेश के आपको मौके देती हैं और उसके ज़रिए आप वहाँ पर रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक बेहतर लाइफस्टाइल पा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हो रहा है? देखिए, सबसे मशहूर देश इमिग्रेंट्स के लिए तो यूएस ही था। यूएस में भी हाँ। एक स्कीम है, यूएस EB-5, जिसके अच्छा। आधार पे आप ग्रीन कार्ड, एक प्रोविजनल ग्रीन कार्ड पहले ले सकते हैं। फिर उसके 2 साल बाद वो ग्रीन कार्ड नॉर्मल ग्रीन कार्ड में तब्दील हो जाता है और 5 साल में आपको सिटीजनशिप मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वो कैटेगरी है यूएस EB-5, इमिग्रेशन इन्वेस्टर प्रोग्राम कहते हैं इसको। यूएस भी है, कनाडा भी है। कनाडा में बिजनेस करने पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पे सिटीजनशिप मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में उनके एक फंड्स हैं, थोड़े अप्रूव फंड्स हैं। उन अप्रूव फंड्स में अगर आप हाफ अ मिलियन यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डालो, जो 2.5 से 3 करोड़ रुपया होता है, तो एक इन्वेस्टर प्रोग्राम होता है। अगर 1 मिलियन डालो तो एक स्पेशल प्रोग्राम भी होता है। तो ये तीनों कंट्रीज जो काफी मशहूर मानी जाती हैं और काफी इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल मानी जाता है, इंस्पिरेशनल नहीं, ये कंट्रीज भी ऑफर करती है। इन 3 कंट्रीज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, जहां पे हमें लगता होगा कि इन्वेस्टिंग के बेसिस पे सिटीजनशिप आसानी से ना मिले, क्योंकि इनका डिमांड काफी ज्यादा है ग्लोबली। लेकिन फिरोज़, क्या वाकई एक ग्लोबल सिटीज़न बनने के लिए आपको ये तरीका अपनाना चाहिए एक फाइनेंशियल प्लानर होने की नज़र से और तमाम करेंसी मूवमेंट को ख़ास तौर से, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बात भी करना चाहेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपकी सलाह क्या होगी? ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन, आपका ये विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन क्या वाकई इससे वो तमाम चीज़ें या वो तमाम तरह की एस्पिरेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो अचीव हो सकती हैं? क्या ये इतनी अच्छी डील है? कविता जी, देखिए, इसमें बहुत इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है, एक जज्बात भी होता है, एक प्रैक्टिकलिटी भी होती है। दोनों इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का मिश्रण से ये निर्णय बनता है। बट अगर मैं करेंसी की हेज की बात करूं,
तो मेरे हिसाब से वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आज भी आप इंडिया में रहते हुए भी $2.5 लाख जो कि 2 करोड़ रुपया होता है, हर साल आप बाहर भेज सकते हैं एज एन इंडियन सिटीजन विदाउट एनी डिफिकल्ट। तो आपको पैसा बाहर भेज सकते हैं, आपको खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हमारा ये मानना है कि फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव इंडिया की जो इकोनॉमी है अगले 10 साल 20 साल इनफैक्ट 30-40 साल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ग्रोथ की तरफ है। एमर्ज्ड इकोनॉमीज एक प्लेटोइश ट्रेंड में है और एक रिसेशन की ट्रेंड में है। तो इंडिया एक बेहतरीन जगह है अपॉर्चुनिटीज के लिए, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए। और तीसरी जगह, अगर आपकी मातृभूमि आपको लाइफस्टाइल पसंद नहीं आती तो आप यहीं थोड़ी ज्यादा मेहनत करके अच्छी लाइफस्टाइल जिए, ना कि अपना देश छोड़ के कहीं और जाएं। ये मेरी पर्सनल राय है। आई थिंक फ्रॉम अ मैथमेटिक्स स्टैंड पॉइंट इंडिया में रहना इज ऑल्सो वेरी गुड, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर बाहर पढ़ाई भी करके इंडिया में आते हैं तो इंडिया में अगले 20 साल में अपॉर्चुनिटी एमर्ज कंट्रीज से ज्यादा होगी, गिवन द डेमोग्राफिक्स ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर मोटे तौर पर हमने जो ट्रेंड देख रहे हैं उस पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन कोई आम दर्शक अगर इस स्टेज तक पहुँचना भी चाहे तो किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? अभी तो हम अमीर भारतीयों की बात कर रहे हैं, फिरोज़ उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है इस कैटेगरी में आना। तो यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए किसी भी तरह की नेटवर्थ होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। आई थिंक अगर आपके पास 15-20 करोड़ की बैलेंस शीट है तो ये विकल्प वैलिड है। वैसे तो यूएस का जो क्राइटेरिया है $1 मिलियन की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है 5 करोड़ 7 करोड़ और 10 करोड़ की नेटवर्थ हो तो अच्छी रणनीति नहीं होगी। अगर 20-25 करोड़ है, उसमें से कोई कहता है कि आप 5 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया के एक स्पेसिफिक फंड में लगा दें, तो आपको पता है कि 20% आपके पैसे टोटल वेल्थ में से वो डल सकते हैं, तो फिर वैलिड है। तो अगर आपकी 20 करोड़ की नेटवर्थ हो और इन्वेस्टमेंट्स हो टोटल, तो शायद कोई सोच सकता है। इसीलिए अगर हम देखें लास्ट 5 साल का ट्रेंड, 1.25 लाख एवरेज लोग ये सिटीजनशिप बाहर की लेते हैं, बट इससे ज्यादा कई अधिक ज्यादा लोग एनआरआई बनते हैं, स्पेशली टैक्स हेवन्स में। दुबई और सिंगापुर के साथ जो हमारी ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटीज हैं, वी लूज अ लॉट ऑफ रिच इंडियंस टू एनआरआई स्टेटस, क्योंकि दुबई वीजा देता है बट सिटीजनशिप बहुत कम ही देता है। यूएई स्पेशली उधर काफी लोग जाते हैं क्योंकि वो टैक्स हेवन है, वो इसमें काउंटेड नहीं है क्योंकि ये तो सिटीजनशिप लोगों ने बदल दी। एनआरआई इज अ स्टेटस। अगर आपने 270 दिन इंडिया के बाहर गुजार दिए 365 में से, तो आप एनआरआई हो जाते हैं। और अगर आप टैक्स हेवन के एनआरआई बनते हैं तो आपको काफी टैक्स का लाभ होता है। तो इस चक्कर में, क्योंकि आज की डेट में अल्ट्रा एचएनआई की जो टैक्सेशन है इंडिया में वो काफी अधिक है, 42.74 हो जाती है उनकी टैक्सेशन, मतलब ऑलमोस्ट आधा हिस्सा उनकी कमाई का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफी बड़ी है 2017-18 से, जब ये टैक्स अल्ट्रा एचएनआई पे सरचार्ज लागू हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर कैसे अमीर भारतीय बाहर इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन के तहत, बेहतर लाइफस्टाइल के तहत देश के बाहर जा रहे हैं, और अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो उसका रोड मैप आपको बता दिया फिरोज़ ने। और वैसे तो इस पूरे शो पर हमेशा ही हम आपको अमीर बनने के, करोड़पति बनने के नुस्खे देते ही रहते हैं। चलिए फिरोज़, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ संदीप कुमार साहब, पहले दर्शक, जुड़ गए हैं। संदीप जी नमस्कार, आपने अपना सवाल ईटी मनी बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं मुझे, आपके पास पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 7,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, एक्सिस स्मॉल कैप है 5,000 की एसआईपी इसमें चल रही है, यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स है, एसबीआई का ब्लू चिप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है और एक्सिस का ब्लू चिप भी है। सब में 2-2, 3-3 और 5-5 हज़ार की आपकी एसआईपी चल रही है। मुझे ये बताएं कि अभी आपने पिछले 3 साल से ये निवेश की शुरुआत की है, 4 लाख का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, वो शेयर्स में किया हुआ है ना, कि ये म्यूचुअल फंड में भी किया हुआ है? इसकी वैल्यू फिलहाल 9 लाख है, आप जो बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। 15 साल में आपने इकट्ठा करने हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें आपके बच्चे की पढ़ाई भी शामिल है, शादी भी शामिल है। तो 15 साल में 1 करोड़ पर्याप्त होंगे? क्या आपने इसकी कैलकुलेशन भी की है संदीप? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम संदीप कुमार मैडम। हाँ जी। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे इसमें
एक 15 साल में मेरा मिनिमम 1 करोड़ का है, जिसमें मुझे बच्चों के एजुकेशन और बच्चों की शादी के लिए है, और रिटायरमेंट का मेरा एनपीएस डिडक्शन हो रहा है। मैं गवर्नमेंट तो मैं एम्प्लॉय आपसे में। वही पूछ रही थी संदीप जी कि 1 करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे ना बच्चे की पढ़ाई और हाँ जी, शादी हाँ के जी, लिए? हाँ जी। वो आपने कैलकुलेट कर हाँ लिया है ना? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। मैडम, इन्फ्लेशन वगैरह लगा के मैंने इतना, मतलब मेरा नॉर्मल हो और जाएगा ये। इस निवेश में एनपीएस को छोड़कर आपका रिटायरमेंट का कोई मकसद नहीं है, मतलब कोई लक्ष्य नहीं, नहीं है, है ना? रिटायरमेंट का कोई नहीं, नहीं मैडम, वो तो अलग है मेरा। चलिए, क्लैरिटी आ गई। तो फिरोज, बहुत क्लियरली जो मौजूदा निवेश है संदीप का, उसमें से बच्चे की पढ़ाई और शादी का ही लक्ष्य पूरा करना है। 15 साल में जमा करने 1 करोड़ रुपए। तो आप बताएं हमें कितना और इनको निवेश बढ़ाना होगा, और फंड्स रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, बताएं। यस कविता जी, आपने सही ऑब्जर्वेशंस की हैं। बट संदीप जी, आपका जो डिजायर है 1 करोड़ रुपया 15 साल में पहुंचने का, वो काफी रीजनेबल है, क्योंकि आप अपनी 55,000 की मंथली सैलरी में से 24,000 तो आप एसआईपी कर रहे हैं और 7,000 पीपीएफ में भी कर रहे हैं मंथली। तो आपका 31,000 का तो इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अगर सिर्फ इक्विटी काउंट करूं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए रखा है आपने, तो 24,000 रुपए अगर मंथली डालते हैं आप, तो 3 लाख रुपए की तो असल हो गई 1 साल की। तो आप 15 साल में 45 लाख तो आप अपनी असल में जोड़ लेंगे, और आपके करंटली 9 लाख रुपए हैं, तो 55 लाख की तो आपकी असल हो गई। तो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो आराम से पूरा हो सकता है। जैसे कविता जी ने कहा, इसमें से थोड़ी रिटायरमेंट की कॉर्पस भी आपकी इसी पैसों में इकट्ठी हो सकती है। बट ये जानने के बावजूद मैं तो यही विनती करूंगा आपसे कि आप अपनी आई जैसे बढ़े वैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं। अगर आप 55 में से 30 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। 50% से ज्यादा का रेशियो, विच इज वेरी 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 एनकरेजिंग। रहा सवाल आपकी स्कीम का, जैसे कविता जी ने भी कहा कि आपकी रिपीटिशन है, एक्सिस की 2 स्कीम्स हैं, 7,000 रुपए आप एक्सिस में ही डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। दैट्स सजेशन 1। उसके लिए मैं दूसरी स्कीम्स बताता हूं आपको, जो 3 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की होंगी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और लास्टली कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। ये तीनों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इनको आप शामिल कर सकते हैं। यूटीआई का इंडेक्स फंड मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। इंडेक्स फंड का मतलब ये है कि आप इंडेक्स को बीट कर ही नहीं पाएंगे। तो जीरो अल्फा एक अच्छी रणनीति नहीं होती, और 1.5-2% अल्फा आप अच्छी स्कीम्स चूज करके निकाल सकते हैं। तो उसको एग्जिट करें, पराग पर फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करें। संदीप, कोई सवाल पूछना है आपने फिरोज से? कि अपनी एसआईपी अमाउंट और बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्हीं स्कीम में से किसी एसआईपी उस स्कीम में बढ़ाऊं या कोई नई स्कीम ऐड करूं इनमें? संदीप जी, जो मैंने 3 स्कीम्स आपको बताई थी, उसमें आप अपनी नई वाली को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 5 स्कीम्स होगी, 2 एक एक्सिस की, एक एसबीआई की और 3 जो मैंने अभी बताई। तो 5 स्कीमों में आप अपनी एसआईपी 30,000 तक जब बढ़ती है, तब तक आप इन 5 में ही अपने अमाउंट को 6,000 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट थैंक यू संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा जी क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी सर। नमस्कार रोहित शर्मा जी, क्या हाल चाल सर? मैम बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं, और थैंक यू सो मच मैम। और सबसे अच्छी मुझे अजीत सर से बात करने का प्रोग्राम है, कल हम इन बात का डिसीजन लेना चाह रहा था अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो आज किस्मत बन गई और उनसे मिला हो गया। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपने अपना सवाल और अपना भरोसा हमें दिया, हम पर रखा। तो आपके फंड्स की डिटेल्स तो हमारे पास हैं, फिरोज के साथ साझा कर दी गई हैं आपकी डिटेल्स। 13 फंड्स जो आपने इकट्ठा किए हैं, ये आपके और आपकी वाइफ दोनों का मिलाकर आप बता रहे हैं पोर्टफोलियो, कि केवल आप ही के पोर्टफोलियो में 13 फंड्स हैं? मेरे नाम से ही पोर्टफोलियो है, बट मैंने वाइफ के लिए अलग से 3 पोर्टफोलियो, मतलब 3 म्यूचुअल फंड अलग से बनाए हुए हैं, और बाकी 9 में मैं खुद से कर रहा हूँ, और 3 मेरे इसमें लमसम चल रहे हैं। मतलब टोटल मेरे पास 12 हैं, और 3 वाइफ के लिए मैंने अलग से क्रिएट किए हुए हैं 1500 के हर मंथ। चलिए, तो आपके अकेले के नाम पर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। मुझे ये बताएं कि कब तक रुके रहना है आपको इस निवेश में? मैम एक्चुअली मुझे 10 साल तो मतलब मिनिमम है मेरे लिए। मुझे 10 साल के बाद तो है ही, क्योंकि बच्चा अभी मेरा अभी छोटा बेबी है, अभी 2 साल का है, तो मुझे लगता है कि मुझे 10 साल के बाद में काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, थोड़ी हायर एजुकेशन तो वगैरह। काफ़ी सारे को थोड़ा सा आप क्वांटिफाई कर दें, हमारे लिए बता दें, तो प्लानिंग करना आसान हो जाएगा फिरोज के लिए।
जी जी। मुझे एक्चुअली 10 साल के बाद में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि मैं अगर इसको मतलब तो ईयरली कितना 1 लाख होगा, कोई रुपीज आप होते हमें हैं। आंकड़ा दे सकते हैं कि आपको कितनी जरूरत होगी, कुछ बता सकते हैं? मैम मुझे करीब 50 लाख रुपए की जरूरत होगी आने 50 10 लाख साल के बाद में। ठीक है, ठीक है। चलिए बताते हैं इस पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और कैसे 10 साल में 50 लाख रुपए आप कमा पाएंगे। फिरोज बताएं। यस कविता जी, रोहित जी के पास जैसे आपने अगेन यू हाईलाइटेड कि इनके पास स्कीम्स काफी ज्यादा हैं। इतनी स्कीम की जरूरत नहीं है। आपकी टोटल एसआईपी सम अप करूं तो ऑलमोस्ट 8,900 की आती है। इक्विटी की एसआईपीज जो है आपकी हैं, इसमें इतनी स्कीम्स की आपको जरूरत है नहीं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, काफी सारी थीमेटिक स्कीम्स भी हैं, सेक्टर स्कीम्स भी हैं। हमारा ये मानना है कि थीम और सेक्टर का चॉइस जो है वो फंड मैनेजर पे छोड़ देना बेहतर होता है। और आपको अगर थीमेटिक स्कीम में एसआईपी करनी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कब रोकनी है, कब उससे निकलना है, और ये अटेंशन दे नहीं पाते काफी सारे निवेशक। सो दैट्स वन सजेशन। काफी सारे वैल्यू बेस्ड फंड्स हैं, आपको इतनी वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो काफी चार ऑलमोस्ट 7 स्कीम्स टोटली मैं आपको एग्जिट रिकमेंडेशन दूंगा। ईडलवाइज की रीसेंट लिस्टेड आईपीओस की जो स्कीम है उससे एग्जिट करना चाहिए। आईपीओस का एक मौसम होता है, उसमें अगर आप एक फंड 10 साल के लिए लगाएंगे तो काफी सारे पीरियड्स में आईपीओस आते नहीं है। दैट्स वन। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड एक थीमेटिक स्कीम है, सेक्टर स्कीम है। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू स्कीम आपको एग्जिट करनी चाहिए। एचडीएफसी मल्टी कैप, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एंड टाटा डिजिटल इंडिया, ये 7 स्कीम्स मेरे हिसाब से रेकमेंड करूंगा मैं एग्जिट। धीमे धीमे आप एग्जिट लोड को देख के एग्जिट करें। दूसरी स्कीम्स जो आपको शामिल करनी है अपने पोर्टफोलियो में, कंटेम्प्रेरी है ये सब। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कैनरा बेको फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ये स्कीम्स कंटेम्प्रेरी हैं। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट भी कर सकते हैं और धीमे धीमे आप अपने पोर्टफोलियो को 10 स्कीम से नीचे लाने की पूरी कोशिश करें। ये आपने जो एक्सेल रोड की बात कही है, क्या आप वो समझा पाएंगे न सिर्फ रोहित को बल्कि वो तमाम दर्शकों को जो जब एग्जिट करें तो इस बात का ख्याल रखें। फिरोज। यस कविता जी, देखिए ज्यादातर इक्विटी फंड्स में 1 साल की एग्जिट लोड होती है 1% की। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आज लाख रुपए डाल दिए इक्विटी फंड में और 1 साल तक रुके रखा और फिर निकाला तो पूरी वैल्यू जो अगर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं तो पूरे 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और 1.5 लाख हो गए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं ल्यूड नहीं कर रहा हूँ कि 50,000 रुपए साल भर में बन सकते हैं लाख रुपए पे, बट अगर आपने 11वें महीने में निकाल दिया तो 1% एग्जिट लोड लगती है। 1% 1.5 लाख का होता है 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज, वो डिडक्ट करके आपको वैल्यू मिलती है, उसको कहते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट करते वक्त अगर आप 1 साल से भीतर उसको एग्जिट करते हैं तो 1% ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू इज डेबिटेड फ्रॉम योर वैल्यू, दैट्स कॉल्ड एग्जिट लोड। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप किस्तों में पैसा डालते हैं तो आपको हर किस्त के 12 महीने पूरे करने जरूरी हैं। तो अगर आप 12 महीनों से 12 किस्तें डाल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 13वें महीने में पूरी किस्तें फ्री हो गई, नहीं, सिर्फ पहली किस्त आपकी एग्जिट फ्री हुई है। तो आपको 24 महीने लगेंगे पूरी पहली 12 किस्त को एग्जिट लोड फ्री करने में। ऑलराइट, चलिए रोहित, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। उम्मीद करते हैं कि फिरोज की दी हुई सलाह आपको समझ में आ गई हो। जी, मेरे पास समय बहुत खत्म हो रहा है। रोहित जल्दी से पूछिएगा, क्या सवाल है? हाँ हाँ, बस मेरा एक सवाल छोटा सा था कि मेरे जो लमसम चल रहे हैं कोटक स्मॉल और फ्लेक्सी कैप पीजीआई में और कैनरा रोबेको इमर्जिंग में, इनको मैं कंटिन्यू रखूँ ना, और मेरे जो स्मॉल कैप है उनको भी कंटिन्यू रख सकता हूँ ना, आपने जो बताया इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप फिलहाल कंटिन्यू रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करना आपको ये एसआईपीस की मैंने रिकमेंडेशन की, आपके लमसम में आप बने रहें फिलहाल। ठीक है सर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र सिंह का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, झटपट उनको फोन लाइन पर प्लीज ले आइएगा। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। सर नमस्कार। चलिए, आप 5 साल से निवेश का पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है और आपने 1 लाख रुपए बुक करने का आपको ये क्या सलाह दी है आपके ऑपरेटर ने? ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ब्रोकर की बात कर रहे हैं? हमने जहाँ पे खाता खुला रखा है मैडम, वो यूँ कहते हैं कि साल में कम से कम 1 लाख रुपए आप जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, हर साल बोल रहे हैं?
हर साल बोलते हैं, और जैसे 2-3 बार ही ऐसा किया है। ताकि ठीक वो है। कहते हैं कि ये जो ये क्या ऐसा कि जो अपन कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें आपको लॉन्ग टाइम में ये ग्रोथ रहेगी, इतना रहेगा, वैसा कुछ होता नहीं है। लॉन्ग टाइम में ऐसे बताते हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ मैडम, क्या करना चाहिए? एक तो ये, और दूसरा है चलिए। मेरा पोर्टफोलियो क्या बिल्कुल सही है क्या लॉन्ग टाइम ग्रोथ के लिए? लॉन्ग टर्म का आप मुझे नज़रिया बताएंगे क्या है 10-15 साल? और आप टीवी की आवाज़ ज़रा बंद करके मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे क्या रोहित जी, राजेंद्र जी जी? जी जी, 10-15 साल मिनिमम। चलिए ठीक है। मिनिमम 10। चलिए ठीक है, कितना कॉर्पस आपने इकट्ठा करना है वो सोचा है? नहीं मैडम, मैं क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं एक्चुअल में क्या है 10-15 लाख रुपए म्यूचुअल शेयर में भी लगा रखे हैं, और ये 10,000 की मैंने SIP कर रखी है। तो अब मैं क्या है थोड़ा बहुत चलिए। कुछ इंक्रीज करूंगा। ज्यादातर मैं अब शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। पहले ट्रेडिंग करता था, अब इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्या आप 30% के चलिए। सर्किट में आते तो समस्या होती है? चलिए समझ गए हैं। अच्छा कि आपने अपना सवाल हमें भेजा है। फिरोज बताएं। यस राजेंद्र जी, आपने जो SIPs की हैं उसमें जो 1 लाख रुपए की आपको एडवाइस मिली है कि 1 लाख जितने का प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, वो सही एडवाइस है, क्योंकि 1 लाख तक की कैपिटल गेन माफ है। टैक्स नहीं लगता है, 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगता है। तो हर परिवार के सदस्य के 1-1 लाख की लिमिट होती है हर फाइनेंशियल ईयर की। तो अगर आपको 10,000 रुपए बचाने हैं टैक्स में, क्योंकि अभी टैक्सेशन 10% की है, तो 1 लाख पे अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर वो प्रॉफिट बुक करके आप री इन्वेस्ट भी कर देंगे, तो आपको ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है एंड में टैक्स देनी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए परिवार के 2-3 सदस्यों के नाम पे SIP करें, ताकि पूरे 1-1 लाख 2-3 लामों पे आप यूज कर पाए। दैट्स पॉइंट 1। और पॉइंट 2, म्यूचुअल फंड से आपको उम्मीद क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड काफी बोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें आप 12 से 15% की उम्मीद कर सकते हैं। 12% की अगर आप उम्मीद करते हैं तो 10 साल में पैसा 3 गुना होता है। अगर 15% की आप उम्मीद करते हैं और 15% पूरा होता है, तो 10 साल में 4 गुना होता है पैसा। स्टॉकों में काफी उतार चढ़ाव होता है, डबल भी हो सकता है पैसा 2 सालों में, और आधा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप मीडियोकर कंसिस्टेंट रिटर्न पा सकते हैं। 31 फंड इंडिया में इक्विटी और हाइब्रिड फंड 25 साल पार कर चुके हैं, और उनकी मिनिमम से मिनिमम रिटर्न 8 से 10% पर एनम की रही है, अगर कोई 10 साल के लिए निवेश करता है। आपका तो 15 साल का नजरिया है। सो प्लीज स्टे द कोर्स एंड बी पेशेंट। आई थिंक ये करने से आपके अच्छे कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट होगी, अनलाइक इन स्टॉक्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और झटपट आखिरी सवाल लेंगे फिरोज हम शो का, जो कि दीपक का है, और वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये बताएं, आपका इरादा क्या है इस पोर्टफोलियो से पैसे इकट्ठा करने का? इरादा कुछ नहीं, बच्चों के लिए ही है। मेरा एक बेटा छोटे वाला जो है वो मैरिड था, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो बेड पे ही है। अभी आज 2 साल अच्छा। होने को आ गए। तो उसी के लिए रखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बताते हैं। तो अब इसमें से पैसे इस निवेश से आप पैसे निकालने के बारे में तो अभी नहीं सोच रहे, तुरंत आपको नहीं, जरूरत अभी नहीं, होगी अभी ना? ऐसा कुछ नहीं है। 5-7 साल 10 साल का ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है। कुछ बड़े बेटे को दूंगा, कुछ छोटे को दूंगा, तो ऐसे ही है। चलिए फिरोज, दीपक जी की सहायता आप कैसे कर पाएंगे? देखिए दीपक जी, आपका जो पोर्टफोलियो है तो उसमें काफी डेट है। तो अगर हम 10-15 साल के निवेश की बात कर रहे हैं और आपके बच्चे के लिए है और उनके वेलबींग के लिए है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप थोड़ा इक्विटी में पैसा लगाएं। मार्केट का उतार चढ़ाव मोमेंट्री होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 10 साल में पैसे एक्स्ट्रा ही बनते हैं डेट के मुकाबले, हमने देखा है। तो इसीलिए थोड़ी इक्विटी की एक्सपोजर आप बढ़ाएं, ये मेरी पहली सलाह होगी। दूसरा, अगर आज आपके बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं है तो आपको ये भी करना चाहिए कि एक दूसरा व्हीकल आपके बच्चे के लिए क्रिएट करना चाहिए। ये ऑफ कोर्स एक बड़ा टॉपिक है, आप इस पे होमवर्क करें। एक छोटी सी प्राइवेट ट्रस्ट खोलनी चाहिए ताकि उनके लिए पैसे जो है वो सेपरेटली रख सके और उसको संचवा के रख सकें और पूरी जिंदगी वो अपने पैसे यूज कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो सेकंड सलाह होगी। तीसरा, आई थिंक फिक्स डिपॉजिट्स के अलावा, फिक्स डिपॉजिट में जो है आप रिटायर्ड हैं, माना कि आप रिटायर्ड हैं, बट फिर भी आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आने की संभावना दिखती है मुझे। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट में टैक्स आपके 30%, 25-20% लग सकता है। IDFC गिल्ट 2027
इंडेक्स फंड में टैक्स की रियायत मिलती है आपको इंडेक्सेशन के वजह से, तो 6.2 6.1% पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर खरीदने से मिल सकती है 5 साल के पीरियड में। एफडी में पोस्ट टैक्स 4 4.5 ही मिलता है, बट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देके आप 1.5-2% ज्यादा कमा सकते हैं पोस्ट टैक्स, तो वो जरूर आप यूज करने की कोशिश करें। दैट्स द थर्ड पॉइंट। दीपक जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर, और इसी के साथ शो को भी आज हमें यही समाप्त करना होगा। फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने करवाई, और इसी के साथ ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप एक्सक्लूसिवली अपने सवाल हम तक इस नंबर के ज़रिए पहुँचा सकते हैं और अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो पर करवा सकते हैं। नमस्कार।